नाबालिग की वीडियो को तोड़ मरोड़ कर प्रसारित करने के मामले में बीते 6 जून को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में 8 से 7 आरोपी दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम, चित्रा त्रिपाठी, राशिद, ललित सिंह, सुनील दत्त, अभिनव राज अदालत में पेश हुए। इन सभी आरोपियों को चार्जशीट की प्रतिक्रिया भी उपलब्ध कराई गई। एक आरोपी वर्तमान में रिपब्लिक टीवी के सीनियर एंकर सैयद सोहेल जो अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने सैयद सोहेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए आदेश दिया कि वह आगामी 20 जुलाई को अदालत में पेश हो। साथ ही न्यायालय से झूठ बोलकर गुमराह किए जाने के आशय से गलत बयान दिए जाने को लेकर पीड़ित पक्ष द्वारा दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने नोटिस भी जारी किया। सैयद सोहेल को न्यायालय में पेश होना था, लेकिन मोहम्मद सैयद सोहेल न्यायालय में पेश ना होकर अपने वकील के माध्यम से एक अर्जी के माध्यम से बीमारी का हवाला देकर अगली तारीख में पेश होने का वक्त मांगा था, जिस पर न्यायालय में आरोपी सैयद सोहेल को अगली तारीख में पेश होने का वक्त दिया गया। लेकिन उसी 7 मई को दोपहर करीब 3 बजे व रात्रि 9 बजे लाइव में देखा गया। इसके बाद पीड़ित पक्ष के वकील ने मोहम्मद सोहेल के विरुद्ध झूठ बोलकर न्यायालय को गुमराह किए जाने को लेकर दायर याचिका के माध्यम से कार्रवाई की मांग की। उस छोटी बच्ची को मोहरा बनाया गया, जबकि ये कितनी गलत बात है कि किसी की प्राइवेट वीडियो को इस तरह से प्राइम टाइम पर पब्लिसाइज किया गया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार पब्लिसाइज किया गया जस्ट टू डिफेम संत आसाराम बापू। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर मीडिया चाहे तो वो किस तरह से शैतानी रूप जो है धारण कर सकती है। अगर वो चाहती है तो किसी भी वो जो उनकी वीडियो थी उसको ऐसा दिखाया गया कि ये जो बापू हैं वो जो उसके सर पे आशीर्वाद दे रहे थे, वो बोल रही थी कि उसको सरस्वती मंत्र से दीक्षा लेने के बाद उसको काफी फायदे हुए, उसको बहुत जो उसकी याद शक्ति है बड़ी, वो अपना अनुभव सुना रही थी। तो आशीर्वाद क्या है, गुरु का आशीर्वाद को आप इस तरह से प्रोजेक्ट करोगे मीडिया में अश्लील लैंग्वेज का यूज करते हुए कि देखिए, और ऐसे न्यूज को आप देख सकते हैं कि किस तरह से चली दिसंबर 2013 में कि उनका बलात्कार हो रहा है और ये जो उनके सामने उनकी जो बुआ खड़ी है उसको क्या बताया गया, उसकी आइडेंटिटी चेंज कर उसको जोधपुर की केस में जो कन्विक्ट थे, जो सेम एक्यूज थे, उसका नाम लेकर उसको शिल्पी के नाम से बताया गया। तो आप ये मानिए कि कहाँ है इस देश की स्वतंत्रता और कहाँ है इस देश का कानून जहाँ किसी की आइडेंटिटी ही पूरी चेंज कर दी जाए। लॉयर साहब ने, नीरज जी ने पूरे के पूरे आपको नामों के साथ फैक्चुअल्स बताए हैं, नाम बताए हैं, टीवी चैनल्स के साथ उनके पद बताए हैं। तो आप देख सकते हैं कि संघर्ष हमारे लिए कितना जो है वो जुझारू रहा ही होगा। और संघर्ष करा हमने क्योंकि ये जो पत्रकार हैं उनके पास बहुत ज्यादा राजनीतिक बल होता है, प्रशासनिक बल होता है, और इस केस को पुरजोर रूप से दबाने की, बंद करने की हर संभव प्रयास किया गया है। परंतु फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी टीम को, अपने टीम के जितने भी हमारे साथ जितने भी लोग हैं जनजागरण मंच के, जो इस केस के लिए जिन्होंने अथक प्रयास किए हैं, बिना अपने पेशेंस को हटाए हुए वो चलते रहे हैं। और अपने वकील साहबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर इनका मार्गदर्शन हमारे साथ ना होता तो हम उस बच्चे के न्याय के लिए कभी भी ये केस को रीओपन नहीं करा सकते। जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसको सबको जानना चाहिए कि तथ्य क्या है, कानून क्या है और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन क्या है। जो ये तीनों चीजें हैं बहुत जरूरी चीजें। कानून बिल्कुल क्लियर है, सेक्शन 13-14 ऑफ पोक्सो एंड सेक्शन 23 ऑफ पोक्सो। पुलिस देखिए, एक जो तथ्य है मैं उस पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो तथ्य है। कोर्ट की प्रक्रिया चली होती जो मैं नहीं बोलता। डीसीपी लांबा ने एक किताब लिखी और कहां पे पुलिस की फेल्योर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट के लिए ना आप लोग ये बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट से हट जाइए और गहन मुद्दे पे जाइए कि कहां पे एक्चुअली अन्याय इस बच्ची के साथ हुआ है। कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, वो चलेगी। अन्याय पुलिस के द्वारा कहां हुआ है जिसमें कोई दो राय नहीं। डीसीपी लांबा
जो आसाराम बापू जी का केस देख रहे थे, उनके गिरफ्तारी से पहले उन्होंने क्या प्लान किया नहीं किया ये उनका दिमाग था, लेकिन उन्होंने एक किताब बाद में लिखा और उस किताब में उन्होंने ये लिखा कि आसाराम बापू जी को, मैं उसका आपको लघुलवा बता रहा हूं कि आसाराम बापू जी को गिरफ्तार करना आसान नहीं था, इसलिए सबसे पहला जो जरूरत थी कि एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर उनके लिए क्रिएट किया जाए और पब्लिक में वो नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होने के बाद हमें पब्लिक का विरोध नहीं होगा बल्कि सपोर्ट होगा, जो उस वक्त देखा गया, तो फिर हमें गिरफ्तार करने में बड़ी आराम और आसानी होगी। देखिए कहाँ, मैं गुड़गांव की क्वेश्चन, मैं कतई जोधपुर के केस पे नहीं जा रहा हूँ, मैं वहां का वकील भी नहीं हूँ और तथ्यों से पूरी तरह अवगत भी नहीं हूँ, इसलिए मैं उस पर नहीं बोलूंगा। लेकिन ये किताब है जो पब्लिक डोमेन में है, किताब का क्या नाम है उसका? गनिंग ऑफ द गॉडमैन। हाँ, गनिंग ऑफ द गॉडमैन। तो उसके बाद अब उस नेगेटिव आप मीडिया, उन्होंने कहा कि हमने मीडिया का सहारा लिया, तो निगेटिव करने के लिए जब आप सहारा ले रहे हैं तो कुछ किया, वो क्या किया आपने? वो आपने उनके खिलाफ, उसमें जो एक इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो को आपने रिलीज किया एडिट करके। देखिए आज केवल 8 व्यक्ति इसमें मुलजिम हैं, इस सारे कंप्लेन में चंचल मिश्रा जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जोधपुर के केस का, और जिसने सुपरवाइज किया है डीसीपी लांबा, उनका नाम कहीं नहीं है, कंप्लेन में भी नहीं है। लेकिन ये इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है कि डीसीपी लांबा एक पब्लिक बुक में लिखता है कि मेरा उस वक्त ये दिमाग था कि आसाराम बापू को की प्रोसीडिंग चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि विरोध ना हो तो लोगों को उनके विरोध में किया जाए, और हमने मीडिया का साथ लिया। कि हम यहाँ क्यों आए हैं, विषय ये नहीं है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, विषय ये है कि जैसे सारे पेड़ कांटेदार नहीं होते हैं, उस तरह सारे पत्रकार बंधु गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन जिस पर आरोप सिद्ध हो चुका है, और आरोप हमने सिद्ध नहीं किया है, आरोप सिस्टम ने सिद्ध किया है, सरकारी तंत्र ने सिद्ध किया है, कागज ने सिद्ध किया है। कहते हैं द कोर्ट वांट्स प्रूफ, तो प्रूफ रहते हुए भी अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो क्यों? बचपन में हम लोग एक फिल्म देखे थे, अंधा कानून, क्या फिर से वो फिल्म बन गई है अंधा कानून? आप लोग उस समय हर डिबेट देखते होइएगा, तो देखते होइएगा किसी कीमत पर कुछ पत्रकार बंधु किसी कीमत पर मानवता को, सामाजिक प्रतिष्ठा को ताक पर रख के आसाराम बापू जी को अपराधी घोषित करने पर तुले हुए थे, किसी भी कीमत पर, और अपने मंसूबे में वो सफल भी हुए। लेकिन कहते हैं सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता है, और यही हुआ। ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं, वही हुआ। मुझे, चूंकि मैं भी सेम केस से पीड़ित हूं, इसलिए मुझे कटु अनुभव है कानून का और न्यायपालिका का। मैं सेम केस की पीड़ित हूं, ऐसे ही मुझे भी फंसाया गया था। जब देश धर्म हित के लिए आवाज उठाने पर सुरेश भाई चौहान पर 1800 मुकदमा हो सकते हैं एक पत्रकार पर, तो एक नाबालिग बच्ची जो आपके घर की बच्ची हो सकती है, मेरे घर की बच्ची हो सकती है, अगर हम मान रह गए तो किसी के घर की बच्ची दोबारा हो सकती है। उसके लिए इतनी लिबरता क्यों, इतनी नरमी क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। विषय ये है कि किसी भी कीमत पर अगर हम एक व्यक्ति को आरोपी सिद्ध करना चाहें और कर दिए, तो उसके लिए क्या देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है? कहीं कहीं
उसके लिए कोई नियम कायदे कानून लागू नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो हमारी आप सबकी हार हो रही है। जैसे वो किसी कीमत पर एक नाबालिग बच्ची जो किसी की बिटिया थी, वो हमारी बिटिया थी, बापूजी को दोषी सिद्ध करने पर तुल गए, उस तरह एक दृढ़ संकल्प है हम लोगों का, जब उन्हें भी किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करवा के और तब चैन की सांस लेंगे। समय कम है, मैं बापूजी की साधक नहीं, लेकिन एक भारत की नारी हूं और सनातनी कुल की बेटी बहू हूं, और हमारे धर्म गुरु पर इस तरह का आक्षेप हमें अच्छा नहीं लगा। मैं उनकी शिष्या भी नहीं हूं, लेकिन मैं एक भारत की नारी हूं, और धर्म गुरु पर आक्षेप और अपराध इतना, सनातन धर्म के लिए आवाज उठाना